अपने प्यारे बच्चों के लिए एक बार फिर से आ गए हैं हम। हेलो बच्चों, बातें चल रही है हमारी एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर पर। पिछले क्लास में हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पर डिस्कशन किया था कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे कैसे होता है। आज के क्लास में एक बार फिर से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पर थोड़ी सी बातें और होंगी। तो बातों को शुरू करने के लिए सबसे पहले एक छोटे से पॉइंट को हम लोग समझें। वाई आर जेम डाइऑल्स अनस्टेबल। ये जेम डाइऑल्स अनस्टेबल क्यों होते हैं? लेकिन सबसे पहले ये जेम डाइऑल्स क्या होते हैं ये समझ ले, फिर तो स्टेबल अनस्टेबल की कोई बात होगी। तो जेम डाइऑल्स, डाइऑल मतलब दो बार अल्कोहल ग्रुप, ऑल का मतलब अल्कोहल होता है, डाइऑल मतलब अल्कोहल ग्रुप दो बार है। जेम का मतलब होता है एक ही कार्बन के ऊपर, जेम या फुल फॉर्म इसका होता है जेमाइनल। तो एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे रहते हैं तो कहते हो जेम डाइऑल्स, और ये अनस्टेबल होते हैं। होता क्या है, तुरंत इनमें से पानी का एक मॉलिक्यूल निकलेगा। ये देखो HOH, इतना पोर्शन बाहर निकाल दो, एक अकेले ऑक्सीजन बचेगा जो कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। तो कभी एल्डिहाइड बन जाएगा, कभी कीटोन बन जाएगा। इस बात पर डिपेंड करता है कि ये लेफ्ट और राइट में तुमने क्या लगा रखा है। तो जेम डाइऑल्स अनस्टेबल होते हैं, तुरंत पानी का एक मॉलिक्यूल लूज करके कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन बना लेंगे। ये अनस्टेबल होते हैं। क्यों अनस्टेबल होते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि जो ऑक्सीजन है इट हैज टेंडेंसी ऑफ मेकिंग डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन का नेचर होता है कि अगर मौका मिले तो चौका लगाओ, मतलब अगर मौका मिले तो डबल बॉन्ड बना लो। उसका नेचर होता है डबल बॉन्ड बनाने का। तो अगर मौका मिलेगा तो वो डबल बॉन्ड बनाने के पीछे पड़ जाएगा। और जेम डाइऑल्स में है क्या, दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करके डबल बॉन्ड बनाएगा और दूसरा ऑक्सीजन निकल करके भाग जाएगा। एक ऑक्सीजन भाग भी सकता है, ऑक्सीजन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप तो नहीं है लेकिन ठीक है, भाग भी सकता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर के भागेगा तो ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज आएगा। जितना ज़्यादा स्टेबल रहता है भागने में उतनी आसानी रहती है। तो ठीक है, ठीक ठाक इसकी स्टेबिलिटी है, बहुत आसानी से तो नहीं लेकिन हाँ ज़रूरत पड़े तो भाग सकता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग सकता है। तो ये निकल करके भागा और इसने डबल बॉन्ड बना लिया। और जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन ने चूँकि लोन पेयर डोनेट किया है तो ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा ही आएगा, इतना तो तुम जानते ही हो। और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा और अब हाइड्रोजन पर प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से H+ और फिर ये OH- दोनों को मिला देना, तो मिला करके वाटर बन जाएगा। लिखा भी है तुम्हारे लिए हमने कि ये C डबल बॉन्ड O न्यूट्रल हो गया, यहाँ से निकला H+, वहाँ से मिला OH-, दोनों ने मिला करके वाटर बना लिया। तो जेम डाइऑल्स अनस्टेबल होते हैं। क्यों अनस्टेबल होते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। और डबल बॉन्ड कैसे बनाता है तो हमने मैकेनिज्म भी तुम्हारे लिए यहाँ पर लिख दिया है, इस चीज़ को ध्यान रखोगे ना। फिर जनरली तो ये अनस्टेबल होते हैं लेकिन कुछ कुछ स्पेशल केसेज भी हो सकते हैं जहाँ पर जेम डाइऑल्स की स्टेबिलिटी थोड़ी अच्छी हो सकती है। तो वही पॉइंट यहाँ पर तुम्हारे लिए मेंशन भी कर रखा है कि इन सम स्पेशल केसेज, कुछ स्पेशल केसेज अगर है, दीज डाइऑल्स कैन बी स्टेबल एंड कैन बी आइसोलेटेड। ये स्टेबल होते हैं। आइसोलेटेड का क्या चक्कर है, तो होता क्या है कि ये अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल मतलब सोल्यूशन के अंदर ही रहते हैं, सोल्यूशन से बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो बाहर नहीं निकाल पाओगे। जैसे मछलियाँ होती है ना, पानी में जब तक है तब तक जिंदा है, पानी से बाहर निकालोगे तो मर जाएंगी। तो वैसे यहाँ पर ये जो डाइऑल्स हैं वो सोल्यूशन के अंदर जब तक है तब तक है, बाहर निकालोगे तो बाहर नहीं निकाला जा सकता। लेकिन हाँ, कुछ डाइऑल्स ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ स्पेशल केसेज भी हो सकते हैं जहाँ पर अपना डाइऑल स्टेबल हो सकता है और इतना स्टेबल हो सकता है कैन बी आइसोलेटेड कि उसको सोल्यूशन से बाहर भी निकाला जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल ये है, क्लोरल हाइड्रेट इस मॉलिक्यूल को कहते हैं। इस कार्बन पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है, होना तो अनस्टेबल चाहिए, इसको अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन इसका ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और ये आइसोलेट भी किया जा सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा वो यहाँ पर दिखाया है। ये रहा O के साथ H,
तुम जानते हो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। ऑक्सीजन पर आएगा डेल्टा प्लस, और डेल्टा प्लस का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थोड़ा। बगल में क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, जिसे तुम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हो। वैसा ही हाइड्रोजन बॉन्ड इधर भी बना, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो इसको आइसोलेट भी किया जा सकता है। इसी तरह से एक और मॉलिक्यूल है निनहाइड्रीन। इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखो, एक 6 मेंबर्ड रिंग है, फिर एक 5 मेंबर्ड रिंग है, C डबल बॉन्ड O ऊपर, C डबल बॉन्ड O नीचे, और इस कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप साथ में। तो होना तो इसको अनस्टेबल चाहिए, लेकिन स्पेशल रीजन ये वाला हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ, और ये वाला हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। कैसे बनाएगा? जैसे पिछली बार समझा था कि हाइड्रोजन पर है डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा जिसकी वजह से हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और दोनों में अट्रैक्शन हुआ, इसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहोगे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों तरफ बनेगा, जिसकी वजह से निनहाइड्रीन इतना स्टेबल है कि इसको भी सोल्यूशन में से बाहर निकाला जा सकता है, बाहर भी जिंदा रह लेगा। निनहाइड्रीन एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, अमीनो एसिड्स को टेस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। ओके, तो अब ये ज्ञान की बातों के बाद अब हम लोग थोड़ा आ जाए एक रिएक्शन पर। एडिशन ऑफ वाटर, एल्डिहाइड और कीटोन में वाटर का एडिशन हम लोग कैसे करेंगे, इस चीज़ को समझे। तो देखो, ये हमने ले लिया एक एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O, एक तरफ H एक तरफ R, एल्डिहाइड हो जाएगा। दोनों तरफ एल्किल और एल्किल लिख दोगे तो कीटोन हो जाएगा। पानी के मॉलिक्यूल को ऐसे समझा जा सकता है कि H प्लस और OH माइनस, अपने आप तो नहीं टूटेगा, लेकिन रिएक्शन के दौरान वो यहीं से टूटेगा। तो अगर हम मैकेनिज्म में ना भी जाएं, बाहर से सॉल्व करना चाहें, तो हम कहेंगे इस H प्लस को ले जाकर के इस ऑक्सीजन पर चिपका देना, क्योंकि ऑक्सीजन पर माइनस आएगा। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस, कार्बन पर डेल्टा प्लस। जब बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पर आएगा माइनस, कार्बन पर आएगा प्लस। तो इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले में, इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले में जोड़ दो। तो H को जोड़ दिया O पर, हो जाएगा OH। और इस OH को ला करके जब कार्बन से जोड़ोगे तो क्या होगा, इसी कार्बन पर 2-2 OH ग्रुप हो जाएंगे। इसी कार्बन पर 2-2 OH ग्रुप हो जाएंगे। तो एल्डिहाइड और पानी के मॉलिक्यूल को रिएक्शन करने दिया और बन गया जेम डाइऑल, मतलब दोनों एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स तुम्हें प्रोडक्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक, इसको हम बोलते हैं कि हाइड्रेट। किसी भी चीज़ में जब पानी ऐड कर देते हो, किसी भी चीज़ में जब तुम पानी ऐड कर देते हो तो बनने वाले प्रोडक्ट को बोलते हैं ये हाइड्रेट हो गया उस चीज़ का। तो ये एल्डिहाइड का हाइड्रेट हो गया। इसी तरह से कीटोन है, कीटोन में पानी का मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो ऐसा रिएक्शन करोगे, फिर से 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसी कार्बन पर, और इस बार ये कीटोन का हाइड्रेट हो जाएगा। तो एल्डिहाइड के साथ पानी को रिएक्शन करने दिया, एल्डिहाइड का हाइड्रेट बना। कीटोन के साथ पानी को रिएक्शन करने दिया, कीटोन का हाइड्रेट बना। और ध्यान रहे कि ये हाइड्रेट्स या डाइऑल्स जो भी कह लो, इसी को भी थोड़ी देर पहले डाइऑल बोला था, इसी को अब हाइड्रेट भी बोल रहे हैं। तो हाइड्रेट या डाइऑल जो भी तुम कहना चाहो, ये अनस्टेबल होते हैं और सोल्यूशन में ही रहते हैं। सोल्यूशन से बाहर निकालोगे तो ये टूट जाते हैं, ये फिर बचते नहीं हैं। मैकेनिज्म भी इस रिएक्शन का हम लोग देखेंगे। तो ये रहा एल्डिहाइड, ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस, कार्बन पर डेल्टा प्लस। पानी का मॉलिक्यूल आएगा, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा इस कार्बन को, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया, और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लिया, तो ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा। तो ये देखो, ऑक्सीजन पर माइनस, तुम चाहो तो यहीं पर 2 इलेक्ट्रॉन भी बना सकते हो। ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, चूँकि ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करेगा इसीलिए ऑक्सीजन पर प्लस आ जाएगा। तो ये रहा ऑक्सीजन पर प्लस। और जब ऑक्सीजन पर प्लस आता है तो क्या करता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे डालो, तो H प्लस यहाँ से फ्री हो जाएगा, इसको ले जाकर के इसमें चिपका देना, तो उस प्रोडक्ट तक पहुँच जाओगे जहाँ पर एक ही कार्बन के साथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है और वो अनस्टेबल है। ध्यान देना, बना तो लिया है लेकिन वो अनस्टेबल है, सोल्यूशन से बाहर उसको नहीं निकाला जा सकता। हालांकि कुछ स्पेशल केसेज हो सकते हैं जहाँ पर सोल्यूशन से बाहर भी निकाला जा सकता है। 2 एग्जांपल्स भी हमने तुमको दिखाए, क्लोरल हाइड्रेट और निनहाइड्रीन। तो एल्डिहाइड या कीटोन में वाटर ऐड किया तो इस तरह से हाइड्रेट बनेगा, या फिर इसी को तुम चाहो तो डाइऑल, जेम डाइऑल भी कह सकते हो। मैकेनिज्म भी तुम्हें दिखा दिया और कुछ बातें
जिन्हें तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए। क्या क्या पॉइंट्स तुम्हें ध्यान रखने हैं? पहला तो यही कि हाइड्रेट्स जो है, ये जो हाइड्रेट्स है वो अनस्टेबल होते हैं। जनरली दीज हाइड्रेट्स आर अनस्टेबल, ये हाइड्रेट्स जनरली अनस्टेबल है एंड एग्जिस्ट ओनली इन सोल्यूशन, केवल सोल्यूशन में ही एग्जिस्ट करते हैं, सोल्यूशन के बाहर नहीं निकाला जा सकता। एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड, वही आइसोलेट करना मतलब अलग निकाल लेना, अलग कर लेना, सोल्यूशन से अलग इनको नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट, फॉर मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाइज टू लेफ्ट। ये क्या चक्कर है भाई? तो देखो, ये जो रिएक्शन है रिवर्सेबल है, मतलब ये आगे जाएगा और जब ये अनस्टेबल है तो फिर से टूटेगा और वापस फिर से इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आगे भी जाएगा और फिर पीछे भी आएगा, फिर आगे जाएगा फिर पीछे आएगा। तो बार बार तुम आगे भेजोगे, बार बार पीछे पीछे भाग आएगा ये। और ऐसे रिएक्शंस जो दोनों डायरेक्शन में चलते हैं, तुम उनको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हो। एक फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, इक्विलिब्रियम आएगा। जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उसी स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन भी होने लगेगा। मतलब जितना गया आगे उतना वापस पीछे भाग आया। तो तुम बोलोगे कि अब इक्विलिब्रियम आ गया, अब कोई चेंज नहीं होगा, जितना जाएगा उतना वापस आ जाएगा, जितना जाएगा उतना वापस आ जाएगा। तो अब कोई चेंज नहीं है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। जितना गया उतना वापस आ गया, जितना गया उतना वापस आ गया। और अब तुम चेक करो कितना परसेंट ये, कितना परसेंट ये। तो ज़्यादातर मौक़ों पर देखोगे इसका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। जैसे 70% ये दिखा, 30% वो दिखा। तो हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम इसके साइड में है। जिसका परसेंटेज ज़्यादा रहता है बोलते इक्विलिब्रियम उसकी साइड में है। तो अगर इसका परसेंटेज ज़्यादा है तो बोलेंगे इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड को है, और इसका परसेंटेज ज़्यादा है तो बोलते इक्विलिब्रियम राइट साइड को है। ठीक, रिएक्शन हो रहा है, इक्विलिब्रियम सेट हो चुका है, जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से आ रहा है। मतलब आने जाने का कोई मतलब नहीं है। तुम चेक कर लो कि कितना परसेंट ये, कितना परसेंट वो, और तुमने चेक किया दिखा 70% ये, 30% वो। मतलब इक्विलिब्रियम इस साइड में, लेफ्ट साइड में देखने को तुम्हें मिल रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा था, फॉर मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाइज टू द लेफ्ट, कि इक्विलिब्रियम का पोजीशन लेफ्ट की तरफ रहता है। एंड वन मोर पॉइंट, मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म हायर अमाउंट ऑफ हाइड्रेट। तो एल्डिहाइड और कीटोन मिलकर के हाइड्रेट तो बना ही रहे हैं, लेकिन जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा वो उतना ज़्यादा हाइड्रेट बनाएगा। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने लिए हैं। पिछले क्लास में इन तीनों मॉलिक्यूल्स को हम लोगों ने देखा था। पिछले क्लास में ये 3 मॉलिक्यूल्स, तीनों को हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। ये है फॉर्मल्डिहाइड, यह है एसिटल्डिहाइड, यह है एसीटोन। फॉर्मल्डिहाइड का हाइड्रेट बनाओगे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दोनों तरफ HH। एसिटल्डिहाइड का हाइड्रेट बनाओगे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक तरफ H एक तरफ मिथाइल। एसीटोन का हाइड्रेट बनाओगे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मिथाइल और मिथाइल। राइट, तो जो दोनों ग्रुप यहाँ लेफ्ट राइट है वही दोनों ग्रुप वहाँ पर लिख देना है। और डबल बॉन्ड O का क्या हो जाएगा, वो हाइड्रेट बन जाएगा। ये वाटर यहाँ लिखा, यहाँ लिखना मिस कर गए। ये कॉपी में लिखोगे तो यहाँ पर वाटर और वाटर लिख लेना। ठीक, वाटर एंड वाटर। ओके, सो इक्विलिब्रियम पर देखोगे जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा बना है। इसमें 99.9% हाइड्रेट बनता है और केवल 0.1% एल्डिहाइड रहता है। इसमें देखोगे इसकी रिएक्टिविटी कम है, इसीलिए इसकी तुलना में ये कम बना है। इसकी रिएक्टिविटी और कम है, इसकी तुलना में ये और कम बना है। तो ये जितना ज़्यादा रिएक्टिव प्रोडक्ट उतना ज़्यादा बनेगा, ये जितना कम रिएक्टिव प्रोडक्ट उतना कम बनेगा, और कम रिएक्टिव प्रोडक्ट और कम बनेगा। तो ये वैल्यूज़ तुम्हें याद नहीं रखने हैं, सिर्फ इस चीज़ को समझने के लिए कि रिएक्शन जहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वहाँ पर हाइड्रेट का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। इस चीज़ को समझने के लिए हमने सिर्फ यहाँ पर लिख रखा है। तुम ये मत सोचना कि ये वैल्यूज़ तुमको याद रखने हैं, ये याद नहीं रखने, सिर्फ समझाने के लिए कि जहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी ज़्यादा दिखेगी वहाँ पर प्रोडक्ट का परसेंटेज भी तुमको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, और इसी के साथ एक प्रश्न हम लोगों को अब करना है। कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन को पूरा करना है। एंड कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पर भी कमेंट करना है कि स्टेबल होगा कि नहीं स्टेबल होगा। कैन इट बी आइसोलेटेड आउट ऑफ सोल्यूशन, क्या इसको सोल्यूशन से बाहर निकाल पाएंगे हम? तो देखो ये जो मॉलिक्यूल है
कार्बन के साथ 1 2 3 क्लोरीन और फिर ये एल्डिहाइड ग्रुप, इसको तुम क्लोरल कहते हो। क्लोरल पर तुम पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, ये इस कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आ जाएंगे। हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये कार्बन के साथ 1 क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन और 1 हाइड्रोक्सिल, दूसरा हाइड्रोक्सिल और ये H जो है वैसे लिख देते हैं। तो ये हो गया क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल से तुम्हें मिल गया क्लोरल हाइड्रेट। और ये वाला H इस क्लोरीन के साथ, ये वाला H इस क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो स्टेबल तो होगा ही। तो आंसर है यस, ये स्टेबल होगा। और कैन इट बी आइसोलेटेड आउट ऑफ सॉल्यूशन, तो आंसर फिर से यस कि हाँ ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी इतनी होती है, इसको सॉल्यूशन से बाहर निकाला जा सकता है। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया। आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। एल्डिहाइड और कीटोन्स पर अल्कोहल्स का एडिशन। किसी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अल्कोहल का रिएक्शन कराना हो तो कैसे कराएंगे। तो हमने एक अल्कोहल ले लिया ROHR, मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप। यही वाला बॉन्ड आगे चल करके टूटेगा, H पर प्लस और O पर माइनस। और एल्डिहाइड और कीटोन में O पर माइनस, कार्बन पर प्लस। तो H को ले जा करके जोड़ दो इसमें, ये हो जाएगा OH। और ये ऑक्सीजन, इसको ला करके जोड़ दो इस कार्बन के साथ, तो ऑक्सीजन के पीछे एल्किल है वो भी आएगा ही आएगा। तो OR इस कार्बन के साथ जोड़ दोगे, तो ये OR को हमने कार्बन के साथ जोड़ दिया, तो हमें रिएक्शन का प्रोडक्ट मिला। कार्बन पर एक तरफ OH, एक तरफ OR, इसको हेमी एसिटल। कीटोन है तो हेमी कीटल, दोनों में कोई अंतर नहीं है, जो यहाँ है वही यहाँ है ना। बस क्या, इधर एल्किल और हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर एल्किल और एल्किल है। तो जैसा रिएक्शन यहाँ हो रहा है वैसा रिएक्शन यहाँ हो रहा है। एल्डिहाइड में जो रिएक्शन वही रिएक्शन कीटोन में। एक बार तुम इत्मीनान कर लो। H को ला करके जोड़ दिया ऑक्सीजन के साथ, और एल्कोक्सी ग्रुप ऑक्सीजन को ला करके जोड़ दिया कार्बन के साथ, तो बन गया हेमी कीटल। तो एल्डिहाइड से जो प्रोडक्ट बना उसे हेमी एसिटल बोलते हैं। जैसे यहाँ सपोज तुमने एसिटल्डिहाइड लिया है तो बोलेंगे हेमी एसिटल ऑफ एसिटल्डिहाइड। यहाँ एसीटोन लिया है तो बोलेंगे हेमी कीटल ऑफ एसीटोन। तो जिस चीज़ का हेमी एसिटल हेमी कीटल रहेगा उस तरह से उसको नाम लिख दिया जाएगा, ये इसका हेमी एसिटल है, वो उसका हेमी कीटल है। तो इस तरह से एल्डिहाइड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन हुआ हेमी एसिटल, कीटोन के साथ अल्कोहल का रिएक्शन हुआ हेमी कीटल। रिएक्शन में मदद करने के लिए थोड़ा एसिड या थोड़ा बेस, दोनों में से कुछ भी लिया जा सकता है। एसिड लेंगे तो भी मदद मिलेगा, एसिड लेंगे तो भी मदद मिलेगा, बेस लिया जाएगा तो भी मदद मिलेगा। इस चीज़ को हमें थोड़ा समझना होगा। एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म, अगर हम एसिड लेते हैं तब कैसे मदद मिलेगी, इस चीज़ को ज़रा समझो। देखो, मान लो हमने एसिड में HCl लिया हुआ है, तो HCl क्या करेगा, टूटेगा तो H+ देगा। H+ को लाओ, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होने दो। H+ का रिएक्शन जब एल्डिहाइड के साथ होगा, देखो इसके पास लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, ये अपना लोन पेयर H को डोनेट करेगा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। वो बॉन्ड तुमने यहाँ बना लिया। जैसे इसने लोन पेयर डोनेट किया, इस पर प्लस का चार्ज आ गया। H+ को तुम कहते हो प्रोटॉन। तो इसने प्रोटॉन के साथ रिएक्शन किया और प्रोटॉन इसी में चिपक गया, इसको बोलेंगे प्रोटोनेटेड। इसका प्रोटोनेशन हो गया, प्रोटॉन से रिएक्शन किया, प्रोटोनेशन हो गया। ये एल्डिहाइड था, ये प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड हो गया। ठीक, ये एल्डिहाइड था, ये प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड हो गया। या फिर और फोकस करें, ये कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड होगा तुम कहते हो कार्बोनिल ग्रुप, और प्रोटॉन पकड़ने के बाद प्रोटोनेटेड कार्बोनिल ग्रुप हो जाएगा ये। और प्रोटोनेटेड कार्बोनिल ग्रुप की जो रिएक्टिविटी होती है वो नॉर्मल कार्बोनिल ग्रुप से ज़्यादा होती है। प्रोटोनेशन के पहले और प्रोटोनेशन के बाद रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करें, प्रोटोनेशन से पहले रिएक्टिविटी कम है, प्रोटोनेशन के बाद रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। काहे को रिएक्टिविटी ज़्यादा हो गई, तो देखो एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्टिविटी कैसे आती है। तो इस रिएक्टिविटी का पूरा कारण ये है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है, यहीं से रिएक्टिविटी की शुरुआत होती है। और जब इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉनों को और जोर से अपनी तरफ खींचेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो न्यूक्लियोफाइल आकर के कार्बन से रिएक्शन करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉनों को जोर से अपनी तरफ खींचेगा तो न्यूक्लियोफाइल और जल्दी से आकर के रिएक्शन करेगा। तो
प्रोटोनेशन ने किया क्या, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खींचने के पावर को बढ़ा दिया। ऑक्सीजन जोर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन जल्दी परेशान होगा तो जल्दी रिएक्शन करेगा। तो यहाँ कम परेशान है, यहाँ ज़्यादा परेशान है, यहाँ धीरे धीरे रिएक्शन करेगा, यहाँ जल्दी जल्दी रिएक्शन करेगा। वही चीज़ यहाँ पर तुमको समझाया है कि प्रोटोनेटेड कार्बोनिल ग्रुप बिकम्स मोर रिएक्टिव दैन न्यूट्रल कार्बोनिल ग्रुप। अगर न्यूट्रल कार्बोनिल ग्रुप से प्रोटोनेटेड कार्बोनिल ग्रुप की तुलना करोगे तो प्रोटोनेटेड कार्बोनिल ग्रुप ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ओके, रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। अब ये तुम्हारा जो प्रोटोनेटेड कार्बोनिल ग्रुप है, अल्कोहल का मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर डोनेट करके उसके साथ रिएक्शन करेगा। ऑक्सीजन ने खींचा इलेक्ट्रॉन, कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बना लिया। जब ये इलेक्ट्रॉन पा जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा और OH हो जाएगा, ये रहा। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ऑक्सीजन पर प्लस आ जाएगा, ये रहा। ऑक्सीजन पर प्लस आ गया तो आगे तुम जानते ही हो कि ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करो, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दो, OR बचेगा और न्यूट्रल हो जाएगा और H पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और H गया। तो इस तरह से OH और OR, हेमी एसिटल, एल्डिहाइड है तो हेमी एसिटल, कीटोन है तो हेमी कीटल। तो एक तरफ OH एक तरफ OR, उसी कार्बन पर OH उसी कार्बन पर OR, एल्कॉक्सी और हाइड्रोक्सी, वो हेमी एसिटल या फिर हेमी कीटल बोलोगे तुम। बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म, बेस क्या करता है, कहा था ना कि एसिड से भी मदद मिलती है, बेस से भी मदद मिलती है। हम चाहे तो रिएक्शन को एसिड की मदद से करा ले जाए, हम चाहे तो रिएक्शन को बेस की मदद से करा ले जाए। तो बेस कैसे मदद करता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। NaOH है, मान लिया कि हमने NaOH लिया है, बेस की तरफ से टूटा, Na+ दिया, हाइड्रोक्साइड आयन दिया, हाइड्रोक्साइड आयन को पकड़ लिया। अल्कोहल में H पर थोड़ा थोड़ा प्लस होता है, मतलब हाइड्रोजन एसिडिक है, H+ को इसके साथ भेज दो, वो हो गया वाटर, और इस ऑक्सीजन पर फुल माइनस आ जाएगा, इस पर फुल माइनस हो गया। ध्यान देना, यहाँ भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट करके न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। यहाँ भी लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट करके न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। लेकिन ये वीकर न्यूक्लियोफाइल है, ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। वीकर न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। तो जब तक ये न्यूट्रल था, वीकर न्यूक्लियोफाइल था, नेगेटिव चार्ज आने के बाद स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। जैसे देखते हो ना, कुछ बच्चे दिवाली में क्या करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आने के लिए कहीं से फुसला करके कुत्ते को बुला लाते हैं कि आओ बेटा तुम्हें बिस्किट खिलाया जाएगा, और फिर उसके पूंछ में जो है बांध देते हैं पटाखा और उसको जला देते हैं। वो बेचारा जो भागता है, तो तुमने वही काम किया, इसकी पूंछ में बांध दिया है पटाखा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आने के बाद ऑक्सीजन जो भागेगा, मतलब जो रिएक्शन करेगा कि तुम सोच नहीं सकते हो, बहुत रिएक्टिव हो गया ना। जब तक नेगेटिव चार्ज नहीं था तब तक आराम से था, अभी तुमने उसके पूंछ में पीछे पटाखा बांध दिया, नेगेटिव चार्ज आ गया, बहुत रिएक्टिव हो गया, अब बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जल्दी जल्दी रिएक्शन करेगा। तो एल्कोक्साइड आयन कह सकते हो, एल्किल और ऑक्सीजन और नेगेटिव चार्ज, एल्कोक्साइड आयन। ये एल्कोक्साइड आयन एल्डिहाइड के साथ अब देखो रिएक्शन करेगा, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड बना लिया। तो O पर माइनस और OR यहाँ पर। अब O पर माइनस है तो इसमें एक H+ चिपका, H+ कहाँ से आएगा, तो उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है। ये देखो आ गया H+, कहाँ से आया H+, तो H+ फ्रॉम अल्कोहल, ROH, ROH में H पर प्लस होता है, ROH, H पर डेल्टा प्लस, ऊपर माइनस, तो यहीं से टूटेगा और H+ अपना जो है इसको दे देगा, तो इसको H+ दे दोगे तो ये OH हो जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन एसिड की मदद से भी पूरा किया जा सकता है, बेस की मदद से भी पूरा किया जा सकता है। एक नज़र फिर से हम लोग डालते हैं इस पर। एसिड ने क्या किया, एसिड ने दिया H+, इसके साथ मिलकर के कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटोनेशन करेगा, और प्रोटोनेटेड कार्बोनिल ग्रुप ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, इसीलिए रिएक्शन तेज़ी से चल निकलेगा, राइट। और फिर बेस ने क्या किया, बेस ने दिया हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन ने अल्कोहल से हाइड्रोजन निकाल लिया, ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज आ गया, अब ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, पहले कम रिएक्टिव था अब ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, इसलिए रिएक्शन तेज़ी से चल निकलेगा। तो एसिड और बेस दोनों मदद कर रहे हैं। एसिड किसके साथ मदद कर रहा है, कम बैक टू द रिएक्शन। एसिड जो है कार्बोनिल ग्रुप को ज़्यादा रिएक्टिव बना रहा है, और बेस जो है अल्कोहल को ज़्यादा रिएक्टिव बना रहा है, ठीक। एसिड जो है कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटोनेशन करके उसको ज़्यादा रिएक्टिव बना दे रहा है, और बेस जो है अल्कोहल का डी प्रोटोनेशन, प्रोटॉन जोड़ना मतलब प्रोटोनेशन, प्रोटॉन निकालना मतलब डी प्रोटोनेशन। ये H+ जोड़ रहा है, ये H+ को निकाल ले जा रहा है।
तो बोलेंगे इसने प्रोटोनेशन किया, इसने डीप्रोटोनेशन किया। तो इसने प्रोटोनेशन किया, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई, इसने डीप्रोटोनेशन किया इसका और इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई। तो दोनों में से किसी भी एक की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी तो रिएक्शन जो है तेज़ी से चल निकलेगा। यही रीज़न है कि इस रिएक्शन में एल्डिहाइड एसिड और बेस दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पॉइंट्स टू बी नोटेड, क्या क्या पॉइंट्स तुम्हें ध्यान में रखने चाहिए? तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैन बी कैटेलाइज्ड बाय एसिड एज वेल एज बेस। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है उसको एसिड से भी तुम कैटेलाइज करा सकते हो, एसिड की मदद से भी करा सकते हो, बेस से भी कैटेलाइज करा सकते हो, बेस की मदद से भी करा सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। अब ये मत सोच लेना कि कोई भी रिएक्शन है, चाहे मर्जी आए तो एसिड लगा दे, चाहे मर्जी आए तो बेस लगा दे। ये देखो कि कहीं कहीं एसिड आ रहा है काम में तो कहीं कहीं बेस भी काम में आ रहा है। कुछ रिएक्शंस ऐसे होंगे जो एसिड की मदद से करा लिया, कुछ रिएक्शंस ऐसे होंगे जो बेस की मदद से करा लिया, कुछ रिएक्शंस ऐसे होंगे जो एसिड और बेस दोनों की मदद से कराए जा सकते हैं। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हर रिएक्शन में तुम्हारी जो मर्जी वो कर लो, हर रिएक्शन में तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। कुछ में एसिड चलेगा, कुछ में बेस चलेगा, कुछ में दोनों चलेंगे, मतलब एसिड और बेस दोनों दिखाई पड़ेंगे कभी न कभी। तो वही पॉइंट है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैन बी कैटेलाइज्ड बाय एसिड एज वेल एज बेस। कुछ रिएक्शंस एसिड की मदद से करा लोगे, कुछ रिएक्शंस बेस की मदद से करा लोगे। पॉइंट नंबर 2, एसिड मेक्स कार्बोनिल ग्रुप मोर रिएक्टिव बाय प्रोटोनेशन। उसको कई बार बोल चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड बेस मेक्स न्यूक्लियोफाइल मोर रिएक्टिव बाय डीप्रोटोनेशन। बेस क्या करता है, यहाँ से H+ निकाल लेगा, डीप्रोटोनेशन हो गया और इसकी रिएक्टिविटी इससे ज़्यादा हो गई। तो एसिड जो है वो कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है, बेस जो है न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है, और दोनों में से किसी की भी रिएक्टिविटी बढ़ गई, रिएक्शन आसान हो जाएगा। एक ये प्रश्न हम लोगों को करना है, व्हाई डज फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन Why does formation of cyanohydrine become faster by addition of a small amount of NaOH? ये रिएक्शन है, एल्डिहाइड का रिएक्शन तुम HCN से कराते हो। पिछले क्लास में इस रिएक्शन को देखा था, इसका मैकेनिज्म भी हमने देखा था। तो जानते हो जब ये टूटेगा तो H पर आएगा प्लस, साइनाइड पर आएगा माइनस। फिलहाल डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस लिख दिया है। ऑक्सीजन पर आएगा माइनस, कार्बन पर आएगा प्लस। तो H+ को जोड़ दो ऑक्सीजन के साथ, ये हो जाएगा OH। साइनाइड माइनस को जोड़ दो कार्बन के साथ, ये हो जाएगा CN। साइनोहाइड्रीन इसी को तुम कहते हो। तो ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक। इसमें अगर हम थोड़ा सा NaOH मिलाते, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा NaOH मिला दे तो हम देखते हैं रिएक्शन आसानी से होने लगता है। रिएक्शन जो है आसानी से होने लगता है। वही चीज़ लिखा है, व्हाई डज फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन बिकम्स फास्टर बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH। कि NaOH का स्मॉल अमाउंट ऐड करने से रिएक्शन फास्टर क्यों हो जाता है वो तुम्हें समझाना है। तो चलो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के अंदर चले। तो देखो रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, HCN टूटा, H पर आया प्लस, साइनाइड पर आया माइनस। साइनाइड क्या करेगा, आकर के कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दो, ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा। यहाँ पहुँच गए, ऑक्सीजन पर माइनस है तो H+ बचा है ना, H+ को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, OH हो गया। दैट्स ऑल, यही रिएक्शन का मैकेनिज्म है। अब इसमें बेस मदद क्या करेगा वो समझना। ये तो मैकेनिज्म था, बेस क्या मदद करेगा। तो देखो ये जो HCN है टूटेगा तो साइनाइड आयन देगा, साइनाइड आयन क्या करेगा, इससे रिएक्शन करेगा। लेकिन साइनाइड आयन क्या है, बड़ा ही वीक एसिड होता है, ठीक, आसानी से टूटता नहीं है, बहुत वीक एसिड है। पुअर डिसोसिएशन, बहुत थोड़ा सा टूटता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिख दिया है 0.001%, हो सकता है और भी कम टूटता हो, हमने ऐसे लिख दिया 0.001% इसका डिसोसिएशन हो रहा है। मतलब 1 लाख मॉलिक्यूल में से कोई एक मॉलिक्यूल टूटेगा, बाकी 99,999 उसी तरह से बैठे रहेंगे। तो 1 लाख में से कोई एक मॉलिक्यूल टूट रहा और फिर वो रिएक्शन करने को गया धीरे धीरे। जब वो रिएक्शन करके ख़त्म हो जाएगा तो फिर बचे हुए मॉलिक्यूल में से कोई एक मॉलिक्यूल धीरे से निकलेगा और फिर वो भी जाएगा रिएक्शन करके आएगा। इस तरह से रिएक्शन धीरे धीरे चलता रहेगा। लाख में से एक मॉलिक्यूल निकला, गया रिएक्शन किया, जब वो ख़त्म हो जाएगा तब इधर से एक और मॉलिक्यूल निकलेगा, फिर से जाएगा रिएक्शन करेगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा, फिर से एक मॉलिक्यूल निकलेगा, जाएगा रिएक्शन करेगा। तो एक एक मॉलिक्यूल धीरे धीरे जा रहा है ना, रिएक्शन कर रहे हैं। अब जब तुमने इसमें NaOH ऐड कर दिया तो NaOH क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन
इस हाइड्रोजन को खा जाएगा और साइनाइड पर माइनस आ जाएगा। तो तुम जितना NaOH मिला दोगे उतने सारे साइनाइड आयन फटाफट बनेंगे। अब वो इंतज़ार नहीं करेगा कि 1 लाख में से एक अपने मर्जी से जाए, फिर अपने मर्जी से जाएगा तो जब रिएक्शन करेगा तब रिएक्शन होगा तब हम देखेंगे। अब हम देखेंगे नहीं, हमने NaOH मिला दिया, हाइड्रोक्साइड आयन जाकर के हाइड्रोजन को खा जाएगा, साइनाइड पर माइनस का चार्ज आएगा। जितना NaOH मिला होगा उतना साइनाइड फटाफट बनेगा, और साइनाइड जब फटाफट बना तो रिएक्शन भी फटाफट आगे बढ़ेगा और रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। तो बेस मेक्स फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड आयन ईजियर। बेस जो है साइनाइड आयन के बनने के काम को आसान कर देता है, साइनाइड आयन को आसानी से बना डालता है, और यही वजह है कि रिएक्शन बेस की मदद से तेज़ी से हो निकलता है। थोड़ा सा बेस मिला दो कि रिएक्शन तेज़ी से हो निकलेगा। एंड दैट्स ऑल। ठीक, बातें और भी हैं लेकिन वो सारी बातें हमने अगले क्लास के लिए रिजर्व कर रखी हैं। अगले क्लास में मिलेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ लॉस ऑफ वाटर। इन 2 क्लासेज में हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के ऊपर काम किया। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ लॉस ऑफ वाटर। तुम कह सकते हो अभी तक जो डिस्कशन किया इट वाज विदाउट लॉस ऑफ वाटर, अभी तक जो डिस्कशन किया इसमें पानी का कोई नुकसान नहीं हो रहा था। अब अगले क्लास में जब डिस्कशन करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ लॉस ऑफ वाटर, तो इस डिस्कशन के लिए हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।